गुजरात के चुनावी समर में तमाम राजनीतिक दल अब ताल ठोक रहे हैं और इसी कड़ी में आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद की घाटलोदिया सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन उससे पहले भूपेंद्र पटेल त्रिमंदिर, जो कि गांधीनगर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इस मंदिर में आते हैं, मत्था टेकते हैं और अपनी जीत के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। और इसके साथ ही साथ एक बार फिर से दावा किया जाता है कि 27 सालों से बीजेपी का गुजरात पर अगर कब्जा है तो ये कब्जा आने वाले चुनावों में भी यूं ही जारी रहेगा, यानी एक बार फिर से सत्ता भारतीय जनता पार्टी ही हासिल करेगी। घाटलोदिया सीट में नामांकन दाखिल करने से पहले भूपेंद्र पटेल को गृह मंत्री अमित शाह का भी साथ मिला और वो भी रोड शो में हुंकार भरते हुए नजर आए और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर दिया। अगर अमित शाह की माने तो उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो झूठे वादे करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए, मसलन 370 हटाना, 3 तलाक पर कानून लाना, इन तमाम वादों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा किया गया है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप अमित शाह ने फिर से लगाया और ये दोहराया कि गुजरात में अगर सत्ता किसी को मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि गुजरात एक ऐसा मॉडल है जिसका जिक्र विदेशों में भी होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इसके साथ ही साथ ये भी साफ हो गया है कि अगर बहुमत मिलता है 182 सीटों में से, अगर भारतीय जनता पार्टी 92, जो कि जादुई आंकड़ा है, उसे छू लेती है और बहुमत हासिल करके एक बार फिर से सरकार बनाती है, तो सीएम का जो ताज है वो भूपेंद्र पटेल के सिर पर ही सजेगा। घाटलोदिया सीट की अगर बात कर लें तो ये वो सीट है जो कि इस प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री दे चुकी है, क्योंकि इससे पहले आनंदीबेन पटेल भी 2012 में जब पहली बार चुनाव हुआ इस सीट पर वो जीती और मुख्यमंत्री बनी और इसके बाद भूपेंद्र सिंह पटेल ने उनके इस विरासत को संभाला और जब वो यहाँ से विधायक बने तो उन्हें भी मुख्यमंत्री का ताज मिला। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या एक बार फिर से ये सीट तय करती है कि आखिर कौन होगा गुजरात का मुख्यमंत्री और किसके सर पर सजेगा जीत का सेहरा। देशना समग्र दुनियाना आस्थावानोनी एक इच्छा कि જ્યાં પ્રભુ શ્રી રામનો જન્મ થયો ત્યાં મંદિર બન્યું। કોંગ્રેસે આવું વિરોધ ના કર્યો, પછી પાછા 10 વર્ષ સત્તામાં આવી ગયા મનમોહન અને સોનિયાબેન, એમણે પાછું એને ગુંચવવાનું ચાલુ કર્યું ત્યાં સુધી તો વાંધો નહીં, પાછો આપણને પ્રશ્ન પૂછે મંદિર વहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा મંદિરનું ભૂમિ પૂજન થઈ ગયું અને દર્શન કરવા હોય તો જાન્યુઆરી 24 ની ટિકિટ કરાવી લો, ભવ્ય મંદિર જાન્યુઆરી 24। લોહીનું એક ટીપું રેડ્યા વગર 550 વર્ષથી ગુંચવાયેલો પ્રશ્ન, જેના માટે લાખો લોકોએ બલિદાન આપ્યું, અનેક સંતોએ બલિદાન આપ્યું, એ ભવ્ય રામ મંદિરના નિર્માણના કામની શરૂઆત આપણા નેતા અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી। नमस्कार, मुकाबला का स्पेशल एडिशन सीधे आप देख रहे हैं अहमदाबाद से। साबरमती का किनारा है, मैं आपके साथ प्राची पाराशर सबसे बड़ी बहस करेंगे गुजरात चुनाव को लेकर, क्योंकि गुजरात चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने अब अपने पत्ते सेट कर दिए हैं। किसके दावे में है कितनी सच्चाई और कौन किस पर पड़ रहा है भारी, यही बताने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से हैं प्रेम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं आलोक शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा जी, आज आप ही से शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि एक बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा था कि कौन बनेगा, अगर बीजेपी जीतेगी तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज तो साफ हो गया, अमित शाह क्लियर कर चुके हैं कि अगर बहुमत मिलता है तो भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से सीएम बन जाएंगे। ये तो पहले ही बीजेपी ने क्लियर कर दिया था, इसमें तो कहीं सवाल ही नहीं शक क्यों था आप लोगों को? किसी को शक नहीं था। कल से आप ये सवाल दोहरा रहे हैं। शक हमें इस बात का है कि मुख्यमंत्री पिछले 6 साल में 3 बदले गए हैं, आगे बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। कल बीजेपी की एक हमारी बड़ी बहन थी प्रवक्ता, आप ही के शो पर, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया था। मुझे लगता है कि ठीक है, दिल बहलाने को क्या वो गालिब ख्वाब अच्छा है क्या जो बोलते हैं वही है बस उनका। तो भूपेंद्र पटेल साहब अपना पूरी तरह से दिल बहलाते रहे वो, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है, मैं अभी हाई कोर्ट से आ रहा हूँ,
ये हाई कोर्ट का कल का मोरबी का डिसीजन है। आज बड़ी मुश्किल से मैं हाई कोर्ट से निकलवा के लेके आ रहा हूँ ये मोरबी का डिसीजन। इसमें जितने गंभीर सवाल उठाए गए हैं, इसके बाद भी कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और उस पर हम चर्चा करें तो बेईमानी होगी। इस हाई कोर्ट के डिसीजन में ये कहा गया है कि ये जो घपला था, ये घोटाला था, ये मोदी जी जब जिस समय पर सीएम थे 2008 में, उस समय से शुरू हुआ है। और ये 2C मॉडल है बीजेपी का। एक सी इसमें करप्शन का है और एक सी कमीशन का है इसके अंदर। 2C मॉडल जो बीजेपी का चल रहा था 2007-8 में, बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के, ये ऑरेवा कंपनी जो घड़ी बनाती थी उसको ठेका दिया गया। 2017 में ठेका खत्म हो गया, उसके बाद भी बिना ठेके के 2 साल तक वो कंपनी चलाती रही। और हालत ये देखिए, संवेदनहीनता इस सरकार की कि मोरबी के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने हाई कोर्ट का नोटिस लेने से मना कर दिया, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं आया। हालत आज ये है कि मोरबी में कितने मृतक हैं उनकी सूची ये सरकार जारी नहीं कर रही है। 135 मीडिया में प्लांट कर दिया गया एक फिगर। सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा, हाई कोर्ट भी पूछ रहा है कि उसकी लिस्ट दीजिए हमें। उसकी लिस्ट कहाँ है? कहीं पर किसी मीडिया में आपको नहीं मिलेगी। दुर्भाग्य यह है कि हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो मेन कल्प्रिट है उसको पुलिस ने अभी तक नोटिस तक नहीं दिया है। आज आप देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री स्वयं उस मंत्रालय को देख रहे हैं। और ये पूछा गया कि पावर 265 में अभी तक उस कॉरपोरेशन को भंग क्यों नहीं किया गया। आज पूरी तरह से इस सरकार का पतन हो चुका है नैतिक आधार पर। इनके अंदर अगर थोड़ी सी भी एक आंसू भी इनके लिए कहीं पर इनके मन में है उन मृतकों के लिए, तो आज पूरी सरकार को चलिए, लेकिन इस बीच इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि भूपेंद्र पटेल सीएम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बार बार कल आप भी मेरे ही शो में उठा रहे थे ये सवाल को और आप गारंटी मांग रहे थे। जनता वोट देगी तब कोई होगा बीजेपी का ना, वोट ही नहीं मिलेगा। कैंडिडेट अगर वो है तो बीजेपी का उनका घर का मामला है और वो भी अलोकतांत्रिक है। रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि मोरबी का एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस बार बार उठा रही है और वो मामला है भी, बहुत बड़ा हादसा हुआ, लापरवाहियों की भेंट चढ़ी 135 जिंदगी। पहली बात, आपका पहला सवाल है मुख्यमंत्री को लेकर, जिस पर आरोप आलोक जी भी लगा रहे हैं। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। स्थिरता का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सुशासन होता है। उसके बाद आनंदीबेन आई। भारतीय जनता पार्टी में एक नियम है कि 75 वर्ष के बाद नियमता हमारे यहाँ लोग स्वयं जो है दूसरे के लिए अपना पद खाली करते हैं। तो सिर्फ 3 महीना उनको बाकी था 75 वर्ष होने में। आदरणीय आनंदीबेन जी ने अपना मुख्यमंत्री पद त्यागा और विजय रूपानी जी को दिया। विजय रूपानी जी पूरे 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। आगे भूपेंद्र भाई आए। अब भूपेंद्र भाई के बारे में भी कल आदरणीय अमित शाह जी ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार आएगी, बड़े बहुमत से आएगी और भूपेंद्र भाई ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे। दूसरा मुद्दा जो बार बार मोरबी का उठा रहे हैं, देखिए, कांग्रेस के हमारे लिए तो वो बहुत ही ट्रेजिक घटना है, बहुत शोक वाली घटना है और जो कोई इसमें दोषी है हर किसी को दंड मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को गिद्ध भोज की अपनी आदत है, तो वो गिद्ध भोज करें। उनको जो है मातम में जो है एक अवसर ढूंढते हैं तो ढूंढ सकते हैं। मोरबी की जनता स्वयं तय करेगी कि मोरबी से जो वहां पर जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उनके लिए जो स्वयं अपने प्राणों की बाजी लगाकर जो उनकी रक्षा कर रहा था उसके साथ खड़े होंगे या राजनीति करने वालों के साथ खड़े होंगे। आने वाले दिनों में मोरबी की जनता खुद तय कर देगी। लेकिन सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो एफआईआर को लेकर हैं, जिस कंपनी को ठेका दिया गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी लापरवाही हुई, उस कंपनी के बड़े बड़े लोग गायब हैं एफआईआर में, उनका नाम ही नहीं है। सवाल इस बात को लेकर किसी की तो जिम्मेदारी नहीं, इन्वेस्टिगेशन में जो जिम्मेदार होगा सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, सब पे कार्रवाई होगी। कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं होगा जिसको बचाए। कोई भाई राजीव गांधी का शासनकाल नहीं है ना कि एंडरसन को विशेष विमान से उतार दिया जाएगा क्योंकि कोई गांधी परिवार के करीबी को वहां से ले आना है। तो ये सब सौदे मौत पर ये सब करते रहे, कांग्रेस के लोग करते रहे। इनको दूसरों पर भी देखिए, जब मेरे मन में भ्रष्टाचार होता है, जब स्वयं मैं चोर होता हूँ, दूसरों को भी समझता हूँ कि दूसरे लोग भी इसी तरह से काम करेंगे। तो यहाँ सुशासन है और रहेगा। मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूँ, यहाँ सुशासन न था न है, और अगर भाजपा पावर में आती है तो सुशासन भाजपा की डिक्शनरी में नहीं है। आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट। ये मेरे शब्द नहीं, ये गुजरात के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के डबल बेंच के शब्द हैं। दे आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट। तो शुक्ला साहब भी स्मार्ट शायद एक्ट प्ले करना चाह रहे होंगे। आज हालत ये है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नोटिस नहीं लेती हाई कोर्ट का, वो कितनी संवेदनशील होगी, वो सरकार कितनी संवेदनशील होगी। आर्म ट्विस्टिंग वर्ड यूज हुआ है आज।
कि डीएम की आर्म ट्विस्ट की गई बीजेपी के बड़े नेता के द्वारा। हम पूछना चाहते हैं पुरुषोत्तम रूपाला का और जो जयसुख पटेल हैं उनका क्या रिलेशन है, किस तरह से ये ठेका दिया गया। सैकड़ों लोग चले गए, एक किसी व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं, कोई रेजिग्नेशन नहीं। अभी तक क्रिमिनल कौन सी प्रोसीडिंग उस सीईओ के खिलाफ शुरू की गई है मोरबी में, हाईकोर्ट पूछ रहा है। हाईकोर्ट पूछ रहा है कंपनसेशन किसने तय किया, क्यों तय किया, इतना कम कंपनसेशन। जिन लोगों के आश्रित चले गए उनको नौकरी के लिए अभी तक आपने क्या किया। आज हाईकोर्ट ने बड़े तीखे सवाल किए हैं। उसके बाद बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सुशासन की बात करे, पार्टी विद डिफरेंस की बात करे और वो वोट मांगे। लेकिन आप जनता जितनी से। बात कर रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस तो झूठ बोलती है, कांग्रेस तो सिर्फ झूठ का मॉडल पेश करती है। बीजेपी ने जो वादे किए 370 का उन्होंने जिक्र किया, 3 तलाक पर कानून का उन्होंने जिक्र किया, हमने जितने वादे किए वो पूरे किए और यूसीसी पर भी बोले कि ये हमारा वादा रहा है शुरुआत से, हम इसे पूरा करेंगे। क्या 3 तलाक उनके मैनिफेस्टो में था? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। क्या बीजेपी ने 3 तलाक के ऊपर निर्णय लिया? सुप्रीम कोर्ट ने लिया। मैं और मोरबी की बात कर रहा हूँ। मोरबी में ठेकेदार भी मेरा, कमाई भी मेरी, वकील भी मेरा, कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा, कॉन्ट्रैक्टर भी मेरा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी मेरी। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि एसआईटी बना दी। हमने तो, हम हर शो में पूछ रहे हैं वो एसआईटी डीएम ने बनाई, सीएम ने बनाई या पीएम ने बनाई? वो एसआईटी का ऑर्डर कहां लेकर है प्रेम शुक्ला जी, जो मैं समझ पा रही हूँ कि आप जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे तर आप उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे 370 की आप बात करेंगे, आप 3 तलाक की बात करेंगे। लेकिन मोरबी इतना बड़ा हादसा हो गया, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं उसमें इतनी सारी खामियां हैं, उस पर आप लोग बात नहीं करेंगे। हम हर मुद्दे पर बात करते हैं। बताइए, गुजरात जो है 20 साल पहले सुशासन की बात की ना, 20 साल पहले गुजरात तब भी मैं आता था, मैं तो मुंबई का रहने वाला हूँ। 365 दिन में से 200 दिन यहाँ कर्फ्यू रहता था। 2002 के बाद एक दिन भी कर्फ्यू शब्द अगर आज जो है जनरल नॉलेज के स्टूडेंट से अगर पूछा जाएगा कि कर्फ्यू शब्द, तो उसका अर्थ नहीं बता पाएगा गुजरात का विद्यार्थी, क्योंकि गुजरात में कर्फ्यू अब नहीं लगता। पोरबंदर यहीं बगल में है, महात्मा गांधी की जन्म स्थान है। पोरबंदर के बाहर बोर्ड लगा दिया गया था कि कानून एवं, कांग्रेस के शासनकाल में, कि कानून एवं व्यवस्था की हद यहाँ समाप्त होती है। नोटिफिकेशन निकाल के पोरबंदर के जेल को बंद कर दिया गया था कि हम जेल नहीं चला पाएंगे। ये दशा थी। हर जिले में एक माफिया का नियंत्रण हो गया था। पानी की ये दशा थी। 69,000 किलोमीटर नहरों का जाल बिछाया गया है। जहां पर जो है पानी मिलता नहीं था, बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे, आज वहां 100% नल से जल वाला राज्य अगर गुजरात बना है तो ये सुशासन के कारण बना है। अगर गुजरात के अलग अलग शहर, कोई डायमंड का हब बन गया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई मोटर जो है ऑटोमोबाइल हब बन गया है, कोई शहर, कहीं अलंग जैसा शहर है जहां शिपिंग तोड़ने का हब बन गया है, तो लगातार जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नहीं तो पहले मुंबई अहमदाबाद हाईवे के अलावा कहीं पर आपको औद्योगिकरण दिखाई तक नहीं देता था। तो यहाँ और बिजली की ये दशा थी कि लोग कहा करते थे कि भोजन के समय जो है बिजली नहीं रहती है गुजरात में। आज 18,000 गाँव में 24 घंटा बिजली, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी वाला स्टेट। आप बताइए ना कहाँ पर, और इनके शासनकाल में प्रतिबंध लगा था। जब इतने काम हुए, इतनी उपलब्धियां हैं आपके पास, तो सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि इतने सारे सिटिंग विधायकों के आपने टिकट क्यों काट दिए, इतना बदलाव क्यों करना पड़ा? हमेशा से काटते हैं। आप हमारी 2002 की सूची, 2007 की सूची, 2012 की सूची, 2017 की सूची देख लीजिए। हमेशा 30% के आसपास हम कैंडिडेट बदलते हैं, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बदलते हैं। उनसे बेटर परफॉर्म करने वाला अगर व्यक्ति आता तो हम बदलते। हमने तो पूरा कैबिनेट बदल दिया। यहाँ तो एक राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने चले गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे जो है अशोक गहलोत ने बगावत कर दी, विधायक मिलने तक नहीं गए। तो जहाँ अनुशासनहीनता ही जिनका ब्रांड हो, वो हमारे पर सवाल उठा रहे हैं। तो अनुशासनहीनता से कैसे पार पाइएगा? देखिए, मुझे लगता है अनुशासनहीनता किसमें है और अनुशासन किसमें है। जैसे ही पूरे मंत्रिमंडल के और 40 से ज़्यादा विधायकों के टिकट काटे, चलिए वो तो आपने एक्सचेंज कर दिया, आप ठीक है, मान लिया आपने चुनाव लड़ने से पहले। लेकिन 22 लोग जो कांग्रेस से गए हुए थे वो भी ले लिया आपने 27 साल भी बाद भी। इसका मतलब आपके पास जिताऊ कैंडिडेट भी कांग्रेस से चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि साहब कैसे वो डिसिप्लिन रहता है। एक इनकी अध्यक्षा थी लोकसभा विधानसभा की, नीमाबेन आचार्य, उनके जितने जानकार थे टिकट कटते ही 12 घंटे के अंदर अंदर इनकम टैक्स की रेड पहुंच गई। तो कोई दूसरा चूं कैसे करेगा? अब मुझे याद आता है इन्होंने शिप के हब से एक बात कही, ये वही वो रिवर फ्रंट है, यहीं पर मोदी जी ने पिछली बार एक
बड़ा अच्छा इवेंट किया था यहाँ पर। तमाम भाजपा के लोग टोपी लगा के और झंडे लगा के खड़े थे ऊपर दीवारों पे। यहाँ एक शिप उतरा था सी प्लेन पे, मोदी जी आए हैं, वो सिंगल हेलीकॉप्टर जो सिंगल पायलट वाला आके उतरा था, यहीं पे शू करके उतरा था, यहाँ मोदी जी उतरे थे उससे। उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया कभी। एक मोदी साहब ने पिछली बार एक और वो शिप की ही बात कर रहा हूँ, वो फेरी करके शुरू की थी, वो पिछले 5 साल में से 3.5 साल बंद रही है। वो कह रहे हैं कि साहब हमारा जो है वो इकोनॉमिकल नहीं है, केवल पॉलिटिकल रीजन से बीजेपी ने शुरू करा दिया। गुजरात हमेशा से इंडस्ट्रियल स्टेट रहा है। गुजरात हमेशा से, आज से नहीं, स्वतंत्रता से पहले से सूती और सूत के कपड़े के लिए सबसे बड़ा हब और सबसे बड़ा सेंटर रहा है। बीजेपी वालों ने नहीं बनाया। बीजेपी वालों ने तो 22 पेपर आउट करके लोगों को बेरोजगार किया है। अच्छा, बीजेपी वालों ने तो शुरुआत में आपने कहा ये मुद्दे जरूर प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन शुरुआत में आपने कहा कि हमारे लोगों की जरूरत, जिताऊ कैंडिडेट जो है इनके पास नहीं है और हमारे लोगों की जरूरत पड़ गई, तो आप क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं कि आपके अंदर भी हीरे हैं जो छिटक के बीजेपी में चले जाते हैं और बीजेपी उनको इनकैश कर लेती है हाथों हाथ? कैश की बात नहीं है प्राची जी, मुझे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स दे दो। कल प्रेम शुक्ला जी इसी यहीं पे चौराहे पे कांग्रेस की बात रखते हुए दिखाई देंगे। दे दो। इस जीवन में हम लोग प्रेम कांग्रेस शुक्ला में जी नहीं कहेंगे जाएंगे, कांग्रेस जीवन से में अच्छी कोई पार्टी नहीं है, तो कांग्रेस से अच्छी जीवन कोई में पार्टी कांग्रेस नहीं जाएंगे। पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी। आप देखे तो देखिए, हम लोग क्या वक्त राहुल आने गांधी की दीजिए। तरह 420 की है? भय जो होता है ना, भय बहुत बड़ी चीज होती है, और वो अभी नहीं, डर तो तब लगेगा ना जब कुछ गलत किया है। जब गलत ही नहीं किया तो ईडी प्राची सीबीआई जी, क्या कर लेगी आपका? प्राची जी मैं कह रहा हूँ, अगर इंडिया टीवी के आधे, मैं कह रहा हूँ आधे एम्प्लॉइज जॉब ना छोड़ जाएं, अगर मैं चाहूँ और मेरे पास ईडी सीबीआई हो, किसी के इनकम टैक्स की पिछले साल की रिटर्न उठा लीजिए, 4 कमियां मिल जाएंगे, आप अंदर कर दीजिए उनको। जब सत्ता आपके हाथ में है, आप भय देते हैं, आप लालच देते हैं। तो सत्ता अभी का यहाँ पर दुरुपयोग है। एक मिनट, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें 13 करोड़ रुपए लिए गए, दिए गए कांग्रेस के एक एमएलए को खरीदने के लिए, और वो वायरल पूरी तरह से पूरे गुजरात में है। आज अमित शाह जी उसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन भरवाने गए। क्या सिद्ध करता है ये? आप शाम दाम दंड भेद केवल कांग्रेस के साथ नहीं, अभी वहां पर शिवसेना के साथ भी यही हुआ महाराष्ट्र में। इतने वीक कांग्रेस के कार्यकर्ता पढ़ क्यों रहे हैं कि आप पैसे दिखाइए, आप उन्हें डर दिखाइए और वो कांग्रेस को छोड़कर? राजनीति तो विचारधारा की है। कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के ज्यादा कमजोर हैं। ठीक है, नितिन पटेल, रूपानी दोनों अंदर से कुलमुला रहे हैं, टिकट काट दिए हमारे, क्योंकि फाइल रखी है ना उनकी। क्यों दिखाते हैं आपके कांग्रेस के लोग छिटक कर आपके पास आ जाते हैं? ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कब तक करिएगा? देखिए, सीबीआई को तोता कब कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था? किसका कार्यकाल था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे ना प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस ने तोता बना रखा था। हमने उसको अधिकार दे रखा है, तो अपना जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। और इस देश में अदालतें नहीं है क्या जी? अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी वो अदालत जाएगा, अगर उसके खिलाफ आधार नहीं होगा तो अदालत उसको रिलीफ दे देगी। जैसे रॉबर्ट वाड्रा को रिलीफ दिया है ना अदालत ने, बेल पे है ना, राहुल गांधी बेल पे है ना, श्रीमती सोनिया गांधी बेल पर है ना, मोतीलाल वोरा जी बेल पर थे ना, शशि थरूर बेल पर है ना। तो भाई अगर आपके खिलाफ कोई मामला नहीं होगा तो अदालत फेंक देगी, भाई इसमें तो कोई मामला ही नहीं है, आपने कैसे केस बना दी? और आप कृपा करके मुझे बताइए, आपको याद है 2008 में जब अविश्वास प्रस्ताव कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आया था परमाणु समझौते के मुद्दे पर, सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर विजय नारायण को संसद में विशेष करके बुलाया था और कालांतर में अमर सिंह का तहलका मैगजीन को इंटरव्यू था कि हम तो सीबीआई का भय दिखाया गया करके समाजवादी पार्टी ने, चूंकि मुलायम सिंह यादव परिवार के विरुद्ध डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का केस, विश्वनाथ चतुर्वेदी इनके साथी हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, वो कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में 2002 में आदरणीय राजनाथ सिंह के खिलाफ हैदरगढ़ से प्रत्याशी थे। उन विश्वनाथ चतुर्वेदी की पिटीशन पर बाकायदा सीबीआई ने डंडा दिखाकर श्रीमान मुलायम सिंह यादव की पार्टी का समर्थन लिया था। ये रिकॉर्ड है, हमने ऐसा कभी नहीं किया है। एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और आज आके विश्वनाथ चतुर्वेदी जी से पूछ लीजिए, खुद विश्वनाथ चतुर्वेदी जी का नंबर मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ कि किस तरह से कपिल सिब्बल फिर बैठे बीच में और कपिल सिब्बल ने प्रयास किया कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मामले को रफा दफा किया जाए। और इतना ही नहीं, फोर्स्ड जो है सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट तक फाइल कर दी गई। किसने फाइल की?
कांग्रेस के लोगों ने फाइल नहीं, मैं छोटा सा- आप एक उदाहरण भाजपा के कार्यकाल का बता दीजिए, मैं मैं आपको विस्तार से उदाहरण एक ही उदाहरण, 10 सेकंड आलोक का एक शर्मा जी का उदाहरण एक और सवाल रहता है कि आपके यहाँ जो लोग आ जाते हैं जिन पर पहले बहुत बड़ी जांच बिठाई जाती है, सीबीआई उनके घर के दफ्तर के चक्कर लगाती है, उन लोगों पर सडनली कैसे बंद हो जाती है? एक उदाहरण बता दीजिए कि हमारे यहाँ कोई और केस बंद हो गया, उदाहरण एक दिखाइए। आलोक शर्मा जी, देखिए इनके यहाँ क्या होता है कि ये लोग एक नाम आरोप बताइए, आरोप उदाहरण। लगाते हैं, सीडी उदाहरण लेके दे दीजिए। उदाहरण दे रहा हूँ, सीडी निकालते हैं कि इससे भ्रष्टतम व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। हेमंत बिश्व शर्मा इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, यही सीडी लेके आए थे। या तो वो सीडी झूठी थी, ठीक है, और सीडी आई, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा Deny 2017, कर रहे हैं। मैं अभी प्रूफ दे दूंगा, अभी शो हाँ, खत्म दे होने से दीजिए। पहले प्रूफ दे दूंगा। दे दीजिए। इसके बाद इन्होंने मुकुल रॉय को सबसे भ्रष्टतम आदमी, फिर वो बीजेपी में आ गया, फिर वो उसे भी बिल्कुल deny पाक कर रहे हैं। साफ हो गया, फिर वो वापस तृणमूल में चला गया, फिर वो फिर भ्रष्ट हो गया। कब उसके आपको बाद- इंक्वायरी सुना आपने? अरे मुकुल मैं रॉय को भी बताता बुलाया गया हूं, था, अरे मैं फिर से बताता deny कर रहे हैं। हूं। एक और एग्जांपल देता हूँ। दोनों झूठे उदाहरण निकले। 700 पेज देवेंद्र फडणवीस लेके नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े हुए कि ये आदमी छुट्टा कैसे घूम रहा है, ये जेल में होना चाहिए। विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल और लीजिए। फिर नहीं वो आदमी केंद्र में मंत्री, विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। बीजेपी है ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल मैं लीजिए। आपको सारी रिकॉर्ड दे दूंगा। इसके बाद ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने रिलीफ दे दिया, तो इसका मतलब अगर पहली डेट पे रिलीफ मिल जाए तो इसका मतलब कुछ भी नहीं था केस में। दूसरी चीज, ये 2013 में किताब लेकर आए थे, भूल गए होंगे शायद, ये उस टाइम शिवसेना में थे, दामाद श्री करके एक पुस्तक आई थी। अरे भाई आज तो 8 साल हो गए, 9 साल आपकी सरकार को। बेल पर है। 2G पर क्या हुआ? 2G पर तो किसी की बेल नहीं है। 1,76,000 करोड़ भाइयों किसके बहनों जमाने में हुआ? मित्रों लूट के खा गए, और उसके बाद क्या हुआ? वो- किसके CBI जमाने में इन्वेस्टिगेशन? उसी में तोता कहा हुआ गया, कहाँ? तो इन्हीं के जमाने CBI में जज ने क्या इन्वेस्टिगेशन कहा हुआ। प्राची जी कि मैं 1 साल से यहाँ बैठा हूँ, सरकार बन गई, इनकी सबूत लाके तो दो, सबको क्लीन चिट मिल गई, और मोदी जी ने चेन्नई जाके जिनके तो जो जैसे मुख्य ये आरोपी अदालत थे, जाते हैं, आप लोग अदालत क्यों नहीं जाते हैं? हम तो जब जा ही ईडी रहे हैं। सीबीआई कौन का नहीं जा रहे इस्तेमाल हैं? ये करते हैं तो कौन आप नहीं ले जा जाइए रहे हैं? दस्तावेज। सब जा रहे हैं, और ईडी सीबीआई पहली डेट पे जमानत दे देती है। ये तो जिन लोगों को देशद्रोही ठहराते किसको हैं। मिल गया? एक नाम अरे भाई बताइए। इनसे पूछिए जिनको इन्होंने देशद्रोही ठहराया, कन्हैया को पहली डेट बेल पे पहली जमानत मिली कि नहीं? पहली डेट पे वो देशद्रोही था कि जिस नहीं था, मर्जी मुझे को- बताइए। टुकड़े बिल्कुल टुकड़े नहीं गिरोह में था कि नहीं? अरे भाई टुकड़े टिकड़ों के नारे लगाए थे कि नहीं? मैं किसके उत्तर साथ देता हूँ, में? मैं उत्तर देता हूँ। अमित नारे शाह लगाए जी थे कि से नहीं? जब वो गृह मंत्रालय से संसद में पूछा गया कि इस देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो अमित शाह जी कहते हैं नहीं, इसमें तो नहीं। ये नारे बीजेपी का लगाए जो थे कि नहीं? दोहरा चरित्र है ना, पार्लियामेंट में कुछ कहेंगे, मैनिफेस्टो में कुछ कहेंगे, या रिवन फ्रंट पे खड़े होकर कुछ कहेंगे, ये दोहरा चरित्र जो है देश को नुकसान पहुंचा रहा है। आप अगर आरोप लगाते हैं तो उनको सिद्ध कीजिए। 8 साल से आप पकौड़े तल रहे हैं। 2G में कितने लोग जेल गए? पकौड़े में बड़ी 8 इनकी साल रुचि में। है। अरे भाई मुझे तो मोदी बहुत साहब पकौड़े पकौड़े, में रुचि है। मैं जवाब ले पकौड़ों लें। पर ही आना चाह रहा था। मैं जवाब ले लें, पकौड़ों पकौड़े पर भाई। पकौड़े में बड़ी रुचि मैं बेचारे, कई इसीलिए साल कह रहा से पकौड़े ही खा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा था कि पकौड़ों पे ही लाना चाहता हूँ। हाँ। जब देश के युवाओं को आप कहेंगे कि पकौड़े तल लीजिए, यही मतलब रोजगार पकौड़े है तलने आपका। वाला जो अपराधी मतलब है, सरकार का 420 करने वाला अच्छा है। मैंने अपराधी नहीं और किया। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति बेच खाए, वो अच्छा आदमी है। अगर कोई संपत्ति पकौड़ा बिकी बना है के जो उसका है- नाम बताइए। हाँ, एक संपत्ति हाँ, बताइए। एजे नहीं, कैसे ये लिया? गलत बात है, ये बताइए, गलत बात एसोसिएट है। जर्नल ने कैसे ले लिया? बिल्कुल। कैसे अरे ले भाई लिया? नहीं, मुझे एक बताइए ना। संपत्ति अगर बिकी हो तो उसका बताइए नाम ना, बताइए। एसोसिएट देखिए, यंग इंडिया झूठ का मत बोलिए। एसोसिएट झूठ जर्नल मत का बोलिए। लीजिए। अरे अगर बताओ, एक मैं तो- संपत्ति बिकी ये है, उस तो अभी तक संपत्ति का नाम ED बताओ, की ये केस है। संपत्ति बिकी, इसने एसोसिएट खरीदी। जर्नल नहीं, यंग गलत इंडिया बात। कैसे लिया? आप लोग यंग इंडिया केवल कैसे ट्रांसफर हुआ? बताइए गुमराह ना। करते हैं। यंग इंडिया को मैं कैसे फिर ट्रांसफर कहूंगा, हुआ? मैं फिर कैसे कहूंगा। गुमराह कर रहा हूँ मैं? आप यंग हमारे इंडिया ऊपर- कैसे ट्रांसफर एक हुआ? मिनट, बता एक मिनट, दीजिए। प्रेम भाई एक मिनट, आप हमारे ऊपर केवल आरोप लगाते हैं। आप अरे कहते हैं सिद्ध करते हैं। अभी प्राची जी ने कहा न्यायालय चले जाइए। ये न्यायालय का ही कागज लेके आया हूँ जो भ्रष्टाचार के मॉडल को पूरी तरह से ये कांग्रेस कह रहा गई है। है, मतलब इनका कहना है कांग्रेस गई है। ये पूरी तरह से कांग्रेस भी गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है कि स्यूमोटो इसका कॉग्निजेंस लिया जाए, और स्यूमोटो कॉग्निजेंस का ही ऑर्डर है आज। कांग्रेस ने एक और बड़ी बात कही थी कि पीएम मोदी के नाम पर जो स्टेडियम है उसका नाम बदलकर सरदार पटेल कर दिया जाएगा, और आरोप ये लगे कि आप चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं सरदार पटेल के नाम पर। देखिए, सरदार पटेल के नाम पे कांग्रेस को कुछ कहने का अधिकार है क्या? मणिबेन की डायरी पढ़ लीजिए, सरदार पटेल को कैसे अपमानित किया। उनकी अंतिम यात्रा से 1991 तक, जब तक मायनो नेहरू परिवार जो है सत्ता में रहा, तब तक उनको भारत रत्न दिया क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ले लिए, इंदिरा जी अपने कार्यकाल में ले ली, राजीव जी के मरणोपरांत तत्काल मिल गया, और आज जो इतना बड़ा 182 फीट का जो बना हुआ है उनका भव्य मूर्ति, विश्व दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, उसमें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए किसी कांग्रेसी को देखा आज तक आपने?
सुना है? और उस स्टेडियम का भी सुन लीजिए, एक 18 स्टेडियम का कॉम्प्लेक्स बना है जिसका नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। उसमें से एक स्टेडियम का नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी के नाम पर है। अब सरदार पटेल के नाम पे भव्य स्टेडियम, इन्होंने कौन सा स्टेडियम सरदार पटेल के नाम पे बनाया था? नेहरू के नाम पे स्टेडियम, इंदिरा के नाम पे स्टेडियम, संजय गांधी के नाम पे स्टेडियम, राजीव गांधी के नाम पे स्टेडियम, तमाम इनके जो भी आसपास के लोग थे सबके नाम पे स्टेडियम। सरदार पटेल से नफरत इनकी घटी ही नहीं आज दिन तक। और तो जाने दीजिए, पिछली बार बता रहा हूं 31 अक्टूबर 2016 सरदार पटेल जी की जयंती और इंदिरा जी की पुण्यतिथि एक ही दिन है। कांग्रेस के दफ्तर में बड़ी सी फोटो जो है इंदिरा जी की लगी थी, छोटी सी सरदार पटेल की लगी थी। एक बहस मैं और आलोक जी आए तो मैंने कहा कि भाई कौन बड़ा नेता है? आलोक जी ने कहा इंदिरा जी बड़ी नेता है। सरदार पटेल से बड़ी नेता इंदिरा जी, आलोक जी का कहा गया शब्द है। दोनों चीजों ये बड़ा आरोप आप पर हर बार लगता है कि आपने अपेक्षा की, आपने सरदार पटेल के नाम को नीचा किया। मैं उत्तर देता हूँ। सरदार पटेल जी को गृह मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? कांग्रेस। उनके 2 बच्चे थे, दोनों लोकसभा में भी रहे और राज्यसभा में भी रहे। कौन सी पार्टी से गए? कांग्रेस। 15 साल तक मणिबेन जिनका जिक्र कर रही हैं वो कांग्रेस के टिकट पर 2 बार लोकसभा जीती और 1 बार राज्यसभा में गई। अगर वो इतने दुखी थी तो वो बीजेपी में क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई बीजेपी में वो? उनके दोनों बच्चे थी, आपको लगता है? ये जनसंघ थी, एक ही बात थी ना। अरे भाई जनसंघ के ऊपर अजीब सवाल है। आरएसएस, अरे उनके नाम पे स्टेडियम पूछ रहा हूं, बता ही नहीं रहे साहब। मूर्ति पूछ रहा हूं, बता ही नहीं रहे। पुष्पांजलि क्यों नहीं कर दे रहा हूं? बता ही नहीं रहे। भारत रत्न क्यों नहीं? दूसरे मैं उसके उस पार्ट पे भी आ रहा हूँ। ये स्टेडियम कब बना था? ये कॉम्प्लेक्स कौन से ईयर में बना था? अभी 18 अरे सुनिए ना भाई, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये कौन से ईयर में बना था? 1983 में बना था। इंदिरा गांधी जी रिबन 18 स्टेडियम कब? 18 स्टेडियम कॉम्प्लेक्स कब बना? 1983 में। ना 1983 12 नवंबर 1983 18 स्टेडियम का कॉम्प्लेक्स मैं फिर कहता हूं, बन रहा है। अरे भाई छोड़ देखिए झूठ की भी कोई अरे भाई गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। अरे एक मोटेरा स्टेडियम 12 नवंबर 1983 कर रहे हैं। सरदार पटेल बीच में बोला, मैं चुप हो जाता कर रहा हूँ। अच्छा, बात complete मैं सरदार पटेल स्पोर्ट्स चुप हो जाता हूँ। कोई 1983 दिखा दे। सरदार पटेल एक एक करके बोलिए आलोक शर्मा जी। 12 नवंबर 1983 को ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना और इंदिरा गांधी जी रिबन काट के गई। खैर वापस आते हैं। सरदार पटेल जी के नाम पर यहाँ का अहमदाबाद का एयरपोर्ट है। आज अडानी का नाम बड़ा दिखता है वहाँ पर, सरदार पटेल का छोटा दिखता है। दूसरी चीज़, जब ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से सरदार पटेल के नाम पर रखा गया तो आनंदीबेन पटेल रेवेन्यू मिनिस्टर थी। कितने लोगों को 1000-2000 लोगों को लेकर यहाँ विरोध करने पहुँच गई कि सरदार पटेल के नाम पे कैसे हो सकता है। हमने तो 7-8 हॉस्पिटल भी बनाए, कई यूनिवर्सिटियाँ बनाई। अब आप बता दीजिए कि सरदार पटेल के नाम पे पिछले 8 साल में कौन सी योजना आप लोगों ने शुरू की? केवल वोट जब आता है तो सरदार पटेल को याद करते हैं आप। अब मैं पूछता हूं आपसे, तो सरदार मैं पटेल कहता हूं एक मिनट आपने कब बनी मुझे बताइए ना, किसके कार्यकाल में बनी? सुनिए ना भाई, वो भी बताइए। नेहरू जी बना गए थे। अरे सुनिए ना, मूर्ति बना के आप केवल वोट लेना चाहते हैं। वोट मूर्ति बनाना वोट होता है। उनकी जो योजनाएं थी, उनकी जो विचारधारा थी वो किसानों के समझ है, देश की गरिमा, देश का गौरव बढ़ा रही है, वो भी वोट के लिए दिया उसके लिए। आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चारों तरफ 15 किलोमीटर जाके आप यहाँ से कैमरा लेके जाइए और गांव में जाके बात कीजिए लोगों से। सारे ट्राइबल लोग रो रहे हैं वहां पर। कंपेंसेशन आज तक नहीं मिला। मोदी जी अभी आए थे, आप आज ही कैमरा आज ही लेके जाइए। मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं मैं इंडिया टीवी को, जाकर देखिए। मोदी जी आए तो 15 किलोमीटर पहले मीडिया को बंद कर दिया गया कि नहीं जाएंगे वहां पर। ये सच्चाई है, वहां पर जाकर देखिए। केवल वोट मांगने के लिए नहीं होना चाहिए। 2016 का अमित शाह का बयान है। ये हेमंत बिस्व शर्मा का अमित शाह के लिए पूरा बयान ये सामने है। अभी पूछ रहे थे कि हमने तो कभी कहा ही नहीं था। खैर चलिए खोज कर लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ेंगे बयान नहीं है। आज। आपको डेट की बात है, इन्होंने कहा सबूत दे दीजिए। हमने सबूत दे दिया शो में। हमने कहा था शो खत्म होने से पहले सबूत दे देंगे, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते और सच हमेशा सामने आता है। कौन बोल रहा है? अब वापस आ रहा है, अब वापस बार अरे वापस आइए आलोक जी। वापस आ रहे हैं तो पूरी कांग्रेस गलत है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। अरे भाई 8 साल से पकौड़े तल रहे, 2-4 कांग्रेसियों को जेल में डाल देते। मैं फिर कह रहा हूं कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार का ये एक्ट ऑफ फ्रॉड कोई हो नहीं सकता, मोरबी से बड़ा। हम पूछना चाहते हैं मोदी साहब से कि ये आपके शासनकाल में 2007 और 2008 में शुरू हुआ था। मोदी जी, आप केवल देश को हिंदू मुसलमान में बांटकर वोट लेना जानते हैं। इस मोरबी का जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं बुलाया? उसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारे वकील हैं, हमारा प्रशासन है, हमारे कॉर्पोरेशन है।
हाईकोर्ट जो कह रहा है उसको तो सुन लो भाई। कंपेंसेशन भी नहीं देंगे उनको, नौकरी भी नहीं देंगे। मैं आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूं कि मोरबी के मृतकों की लिस्ट जारी की जाए। 135। अरे कहां है वो आलोक लिस्ट? शर्मा जी, एक सवाल और है। देखिए, मोरबी को लेकर राहुल गांधी ने भी कहा था कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं बाकी स्टेट्स में भी हुई। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर कांड हुआ, उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हुआ। आपने बड़े जोरों शोरों से इस पर सवाल खड़े किए, आपने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन उससे कोई फायदा आपको नहीं हुआ। जनता का मन आपके लिए नहीं बना। क्या हाल हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या हाल हुआ उत्तराखंड में? मतलब आपका कहना है कि अगर मीडिया हमारा साथ ना दे तो मीडिया हम इसमें नहीं है। सुनिए ना मीडिया को आप बताइए। सुनिए तो सही ना। तो हम विपक्ष को मुद्दे नहीं उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए। फिर आप क्यों कह रहे हैं अगर वोट नहीं दी जनता ने तो मोरबी पे सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या बात कर रहे हैं आप? मोरबी पे सवाल सबसे बड़ा है, यही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा तंत्र है। सवाल पूछिए, और लेकिन इस पर सवाल जनता तक भी तो पहुंचाइए ना। पहुंचा रहे आलोक हैं। जी, कैसे हम तो कैसे कह रहे हैं इंडिया पहुंचाइएगा? टीवी पहुंचाए। मैं तो आज हम इसीलिए तो पहुंचा ही रहे हैं, तभी तो कैमरा मैं लेकर खड़े इसीलिए हैं ऑर्डर आपके की सामने। कॉपी लेकर आया हूं कि इंडिया टीवी पर दिखाऊंगा कि हाई कोर्ट ने किस तरह से इस एक्ट ऑफ फ्रॉड लगातार पर ये जिस आपकी तरह कॉपी से दिखा रहे इस हैं। एक्ट ऑफ सवाल इस फ्रॉड बात को पर लेकर है आलोक सवाल जी, खड़े किए आज हाई कोर्ट ने। आपके मुद्दे जनता तक क्यों नहीं पहुंचते? क्यों प्रेम शुक्ला जी की पार्टी की बात जनता सुन रही है और मैं लगातार बताता उनको हूं, विजयी मैं बना रही छोटा है? सा उत्तर दूंगा उसके बाद प्रेम भाई को। 2014 के बाद बीजेपी 25 से ज्यादा विधानसभा चुनाव में हारे हैं। 25 से ज्यादा। क्या नहीं हारे? 2014 में दिल्ली हारे, बिहार हारे, उसके बाद कर्नाटक हारे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। 2014 से लेकर 2019 तक मात्र गुजरात में रिपीट हुए, वहां भी सीट घट गई इनकी। 25 से ज्यादा विधानसभा चुनाव में हारे हैं ये। वो अलग बात है, एमएलए खरीद लेते हैं, सरकार नहीं, मैं तो तोड़ लेते कांग्रेस की बात कर रही थी, आप बीजेपी की चिंता करने लगे। खैर, बीजेपी की चिंता प्रेम शुक्ला जी करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, बहुत गंभीर आरोप इनके हैं कि सब कुछ आपका है, सिस्टम आपका है और इसी वजह से आप चुनाव भी जीत जा रहे हैं क्योंकि आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। दरअसल उनका संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का अभ्यास हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय पर निंदनीय टिप्पणी कर चुके हैं। निर्वाचन आयोग पे उनको भरोसा नहीं है, संसद पे इनको भरोसा नहीं है, सरकार पे इनको भरोसा नहीं है। जिसका स्वयं पर भरोसा नहीं रहता, राहुल गांधी पर किसी कांग्रेसी का भरोसा नहीं है। अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए, वो प्रचार करने नहीं गए। हमसे एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहस में कहा कि राहुल गांधी वहां नहीं है, इसलिए जो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो जब ये स्थिति आ गई है, राहुल गांधी भाई हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता का बाकायदा बयान, दिखाएंगे आपको, दिखा देंगे। क्या चिंता कर रहे हैं? दिखा देंगे, चिंता न करें। किसने कहा बताइए, नाम बता दीजिए। चिंता छोड़ दीजिए। नाम तो बताइए, कौन से प्रवक्ता ने कहा? एक नहीं 10 अब आप निकालिए मत, आप केवल नाम बता दीजिए। छोड़ दीजिए, झूठ की छोड़िए ना इनके नाम नहीं बता सकते भाई, गजब। भाई सुप्रीम कोर्ट अरे भाई नाम बताइए ना। राहुल गांधी तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल जी की और ये टिप्पणी की, उसका नाम बता प्रदेश का नहीं देंगे, मुझे नाम नहीं याद है उसका, नहीं बताएंगे। इनका हिमाचल प्रदेश का नहीं देंगे ना। बहस में था। हिमाचल प्रदेश पर वो ओपिनियन पोल का सर्वे चल रहा था, सी वोटर के सर्वे के समय की बात है। अब देख लीजिए आप ये हिमाचल छोड़िए, हिमाचल सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे एक बात चौकीदार चोर है कहकर हाँ। सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके राहुल गांधी ने झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट में लिखकर माफी मांगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं वो दूसरे के बारे में क्या कहेंगे? अब गुजरात की जनता इनको नहीं स्वीकार। बारंबार राहुल गांधी के नेतृत्व में कितने चुनाव हारे, भाजपा के चुनाव तो ये गिन रहे हैं कि भाजपा चुनाव हार रही है और ये चुनाव जीत रहा है। इनको लग रहा है जो पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज वो जो है विपक्ष का नेता पद पाने लायक लोकसभा में संख्या नहीं आती है और ये चुनाव जीत रहे हैं। अगर ये इसी भ्रम में जी रहे हैं तो इनको ये भ्रम मुबारक है। ईश्वर करे आप इसी तरह जीते रहे भ्रम में। छोटा सा दे देता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने तमाम राज्य जीते, अरुणाचल जीता, मेघालय में जीत के नजदीक पहुंचे, गोवा जीता। अभी अरुणाचल में कौन जीता अभी देख लीजिए। अभी तो आप जो मर्जी कर लीजिए। 2014 के बाद की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब सारे 2014 के बाद जीते हमने। मैं 2014 का जीता हूं, आपको कर्नाटक जीते हम, महाराष्ट्र जीते। कर्नाटक ये जीते थे कि हम जीते थे? अरे कर्नाटक आपने विधायक तोड़े थे। हमारी कितनी सीटें अरे थी भाई बता दीजिए, झूठ यही पकड़ा जाएगा। कितनी सीटें आपकी कर्नाटक में थी? आई 2018 में सीएम बने थे आपने, विधायक तोड़ के सरकार बनाई आपने थी। समर्थन से इतना सीएम भी बनवाया इतनी कच्ची याददाश्त प्रेम भाई की याददाश्त मुझे नहीं बहुत पता। कच्ची है। मुझे नहीं पता विधायक की संख्या बता दीजिए। विधायक की संख्या सरकार किसकी बनी? मांग लीजिए, कर्नाटक में किसके विधायक ज्यादा थे? सरकार किसकी अभी बनी थी? बता दीजिए 2018 में
कांग्रेस के सरकार- कितने अरे विधायक थे, गठबंधन- भाजपा कितने विधायक अरे थे? गठबंधन हमारे की 4 सरकार विधायक थी, कम थे। मुख्यमंत्री गठबंधन का हमारा था, आपने जी। विधायक तोड़े और आप जो आपसे और अलग तोड़ने हटके के जो बाद लगा था, सरकार बनाई, तो आपने खरीदे हमारी विधायक, बिल्कुल क्योंकि नहीं, नोटबंदी का माल आप बहुत है। खरीदते थे, मैं तो आयाराम यहाँ गयाराम कहूंगा, आपका दिया हुआ मेरा ये सत्ता, कहना है भजन लाल पूरी सरकार कि खरीद आप लेते यहाँ थे। पर रिवर फ्रंट क्यों से अब नहीं हैं दिखाएंगे? और रिवर फ्रंट पे कितने कहिए अब भूल गए कितने विधायक जीते थे अरे कर्नाटक में सुनिए, कांग्रेस सुनिए के? ना, सरकार रुकिए। किसकी आपका बनी थी? सहयोगी भी देखिए अरे झूठ बोलने सरकार का किसकी बनी थी बताइए ना, ना आपने सरकार नोटबंदी किसकी बनी थी बता दीजिए। अरे 2018 बताए थे कितने विधायक हैं? कर्नाटक में क्यों सरकार नहीं? अब किसकी आपका बनी? मोबाइल बंद नहीं हो गया, बताएंगे। नहीं काम कर रहा है। कर्नाटक में सरकार आपने किसकी बनी थी नोटबंदी बता का दीजिए ना, जिक्र आप बता किया। दीजिए। रुकिए, सुनिए कर्नाटक आलोचना। में किसकी सरकार बनी थी बताइए। हमारी सरकार बनी ना, वो हमारी इतने सरकार है। झूठे लोग कहाँ से आ लीजिए, जाते हैं? सारे आप बताइए ना, झूठे बीजेपी में कर्नाटक इकट्ठे हो जाते हैं। विधानसभा में इनकी अरे संख्या देख लीजिए। 2018 में अभी इनकी सरकार झूठ- बीजेपी नहीं, हारी आप- थी। आपकी कितनी येदियुरप्पा। संख्या थी? आपकी फिर कितनी विधायक- आई थी? अरे भाई, किसकी सरकार थी MLA वहाँ? की नहीं, सरकार 2018 में किसकी सरकार किसकी थी? 2018 में किसकी सरकार थी? आपको याद है? 2018 में कौन सा सीएम कौन था मुख्यमंत्री? निकालो भाई जरा। 2018 में अभी दूध का सरकार दूध किसकी पानी थी? का मुझे पानी बताइए, हो अभी दूध जाएगा। का दूध पानी सारे करता झूठे हूँ। बीजेपी में चले मैं जाते हैं, आपको गजब दिखाता है हूँ भाई। ना। ठीक है, आपने नोटबंदी का जिक्र किया, सिद्धरामैया बने इतने इतने वो आपकी बात करेंगे, लेकिन आपने नोटबंदी का जिक्र किया। सरकार बनने के बाद। पहले और इसके बाद कुमार स्वामी बने अब 2018 तो सिद्धरामैया को कितने एमएलए आए थे? अरे भाई एमएलए कितने भी आए, लीजिए, सरकार कांग्रेस MLA की बनी। कितने भी आए, सरकार बिना कांग्रेस MLA की के बन बनी, गई क्या इसका सरकार? गजब कर रहे हो भाई। अच्छा ये बताइए, आपने MLA नोटबंदी का तोड़ने जिक्र में किया। ये मतलब महाराष्ट्र पूरी नोटबंदी तरह का हारे जिक्र थे कर्नाटक। नोटबंदी का जिक्र कांग्रेस हमेशा करती है, लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसका फायदा आपको नहीं हुआ। 2014 के बाद दोबारा केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई। मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ, नोटबंदी में क्या खेल हुआ। 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी हुई। रिजल्ट कब आए, आरबीआई ने कब दिए? जब गुजरात का चुनाव 2017 में हो गया, नवंबर में, 1 साल के बाद आरबीआई ने जो है वो आंकड़े प्रस्तुत किए। पूरी चालाकी के साथ आरबीआई इनकी उसके कठपुतली बाद बनी। यूपी का भी तो चुनाव हुआ, यूपी का चुनाव पहले हुआ, फरवरी 2017 में हुआ। दोबारा भी हो गया। अब तो 80-20 और हिंदू मुसलमान, टोपी और शमशान और कब्रिस्तान सब चल रहा है अब तो। कौन वैसे सी तो आप उपलब्धि पर है? आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप लगाने की बात अलग है, सच्चाई क्या है। देश का प्रधानमंत्री जब 80-20 और शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगे तो कुछ भी हो सकता है। और लोकतंत्र का मतलब चुनाव जीतना नहीं होता है। 2018 में कर्नाटक बीजेपी हारी और गठबंधन की सरकार बनी। 2018 में गठबंधन की सरकार बनी। 2018 में अरे इनकी इंडिया टीवी पे 122 इतने से झूठ बोल रहे हैं ये यार। 180 सीट, इनकी सरकार 122 से किसकी 80 बनी? सीट छोड़ हो दो गई। यार। 122 से 80 सीट और हमारी 40 से 104 हो अरे गई। यार, छोड़। 40 से 104 जो हुई सीट। वो हार गया, और जिसकी 122 से 80 हो गई वो जीत गया। कहाँ का गणित ले आते हैं भाई? कहाँ का गणित है? देख 13 लीजिए, मई को, देख लीजिए भाई, देख 13 लीजिए। मई को कुमार स्वामी दिखा बने, ये दीजिए। देखिए। नहीं, सीटों HD की कुमार संख्या 122 से बात 80, सरकार की हो रही है, सीटों की 122 से संख्या 80 को छोड़ के लौट के हारे थे, गुजरात पूरी पे आ तरह जाओ। हारे थे। गुजरात पर 42 विधायक इनके हार घर गए, गए। प्रेम शुक्ला जी गुजरात पर आ जाते हैं। गजब है एक बड़ा भाई, मुद्दा हार गए और उठाया। सरकार हमारी बन रुकिए, गई। हारे थे, नहीं हारे थे। अच्छा 80 सीटें दिख जाती थी, ये HD 500 सीटें कुमार थी। स्वामी 23 HD मई को कुमार बने, स्वामी, बता दीजिए। आपने विरोध में लड़े थे 2018 महाराज चुनाव। 2000 आप हमारी बी टीम उनको बता रहे थे। चुनाव में 23 राहुल मई को गांधी गए थे बने। और कहा येदियुरप्पा- कुमार स्वामी बीजेपी की बी टीम है। और ये बयान भी येदियुरप्पा दिखा को- देता हूँ आपको। अच्छा चलिए, कर्नाटक हो गया, येदियुरप्पा को लौट क्यों हटाया गया, जरा ये भी बता दीजिए फिर। लौट कर हम गुजरात चुनाव पर आते हैं। आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया ध्रुवीकरण का। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बड़ा आरोप आप लोगों पर है कि आपके पास उपलब्धि है, गुजरात मॉडल है जिनका जिक्र आप करते हैं, उसके बाद भी ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों देखने को मिलती है? और ऐसे कैंडिडेट्स की जरूरत क्यों है आपको जो दागी हैं, जिन पर कोई आरोप है, जिन पर कोई दोष स्थापित हो चुका है? देखिए, हम ध्रुवीकरण कभी नहीं करते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है हमारा नारा है। कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, जो कहते हैं हिंदू लड़कियां जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, जो कहते हैं हम मुस्लिम पार्टी है, जो कहते हैं कि देश का पहला जो है संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक संकेत मुसलमानों का है, जो बारंबार कहते गीता और जिहाद एक ही। कौन कर रहा था भाई? गीता में जिहाद ढूंढने का काम किसने किया? हमने किया। आप मुझे बताइए ना, हमने किया वो। और जो है हिंदू गाली है, ये सब हमारे हैं, हमने ध्रुवीकरण किया। सतीश जारकिहोली हमारे हैं, इनके नेता हैं। अगर हिंदू मुस्लिम किसी ने किया तो बीजेपी। अभी आपने सवाल पूछा, उत्तर दिया। ध्रुवीकरण का मैंने मुद्दा नहीं आपने किया। उठाया ना, मैंने कहा आपने ध्रुवीकरण करते पोलराइजेशन हैं। और 80-20 का मैं मुद्दा फिर वही उठाया, कह रहा तभी मैंने सवाल आपने पूछा। यूपी का चुनाव पूछा, वो बयान मेरे नहीं है, वो बयान बीजेपी के सतीश हैं। जारकिहोली का बयान मेरा है। 80-20 मेरा बयान सतीश नहीं है। जारकिहोली नहीं, वो जो एक बयान मुझे का लग जिक्र रहा कर है, रहे हैं, हिंदू गाली है, किसने कहा? हिंदू शब्द गाली। सतीश आपने क्या जारकिहोली नेता? कौन है? किसने कहा? नाम बताइए आप।
कौन से नेता ने कहा? आप ही के नेता ना नाम कर्नाटक बताइए। के, मुझे नाम पूरा नहीं नाम आता। बताइए। सतीश जरकी। सतीश जरकी होली अरे भाई, वो इनके हिंदू गाली कार्यकारी नहीं कहा। अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू का मतलब एक ऐसा है, अगर मैं दिखा दूं तो वो कहते गलत हैं होगा। आप लोग इंडिया टीवी पे आप लोग ये चीजें झूठ सतीश चलवा रहे हैं। जरकी झूठ नहीं चलवा रहे, कहा हिंदू था, शब्द बयान गाली दिया कहा। है, झूठ नहीं है। हिंदू शब्द गाली है। उन्होंने कहा कि हिंदू का मतलब कुछ हिंदू ऐसा शब्द है गाली जो है। कहा नहीं जा सकता है। बाद में माफी भी मांगी। क्या हिंदू मैं शब्द माफी गाली? क्यों मांगी? क्या उन्होंने कहा कि हिंदू तो शब्द माफी गाली क्यों है? मांगी? गलत नहीं था तो अरे माफी हिंदू क्यों शब्द मांगी? गाली है। आप मुझे बताइए कि गाली अगर सब गलत क्यों नहीं कह रहे बोला- हैं? या गलत चीज का गलत मतलब गाली नहीं थोड़ी ना बोला, होता है। गलत नहीं बात बोला है। तो माफी प्राची क्यों जी, मांगी? आप सीनियर एंकर हैं, गलत मतलब गलत चीज का गलत मतलब उन्होंने कहा तो गलत का माफी मतलब क्यों गाली। मांगी फिर? अरे माफी मैं मांगनी कह रहा पड़ी हूँ ना। ये चीज गलत है, इसका माफी मतलब गाली मांगनी है। पड़ी ना। मैं कह रहा हूँ वो गलत शब्द और उनके थे, गाली- वो शब्द उनके थे, गलत लेकिन और मुझे गाली बताइए एक कि उन्होंने चीज़ है, same गलत है। गलत तो कहा था ना। गलत कहा। गलत तो कहा गाली था क्यों? ना, माफी तो गाली मांगी। क्यों? वो प्रेम शुक्ला जी ने गाली कहा। क्यों? आपने भी माना कि गाली दी है। अरे आप गलत ऐसा नहीं, शब्द था, कोई बात गलत नहीं, शब्द था, आप गलत लोगों शब्द का था। गलत लेकिन शब्द था, गलत शब्द के लिए माफी मांगी है। ध्रुवीकरण में कोई तो पीछे नहीं है ना। दोनों चीजों में फर्क है। गलत शब्द इस्तेमाल हुआ तो उसके लिए पूरी तरह से माफी मांगी, इसमें कहीं दिक्कत थोड़ी ना। गाली शब्द का इस्तेमाल करना गलत, ये बीजेपी की आदत गाली है। है। गाली नहीं कहा है, हिंदू शब्द जो उन्होंने है, कहा नहीं कि कहा मतलब गाली। गलत है। हिंदू शब्द मैंने मतलब गलत है। गलत यार, नहीं कहा। उन्होंने कहा अब आते हैं वापस। हिंदू आतंकवाद शब्द जिस अधिकारी ने कहा कि हिंदू आतंकवादी हैं, वो अधिकारी आर के सिंह आज मोदी जी के कैबिनेट में मंत्रिमंडल में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिसने कहा कि मेरे पास पूरी फाइल है, सारे सबूत हैं। इनका दोहरा चरित्र है। आज भी यहाँ पर तमाम जो दंगों से लोग लिप्त हैं, उनके परिवार वालों को टिकट देके पूरे प्रदेश में एक मैसेज दिया गया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कितना ही कुछ कर लें आप, कोरोना के न घाव भरेंगे न मोरबी के घाव भरेंगे। जितने मर्जी मेरे टिकट पास बदल वक्त लें खत्म आप। हो रहा है। एक सवाल उठाया तो ये उसका हाई जवाब कोर्ट का दीजिए। ऑर्डर है, जाते-जाते इसका राहुल उत्तर गांधी दे आएंगे क्या दीजिए। गुजरात? इससे गुजरात बढ़ के आएंगे राहुल गांधी? मेरे पास राहुल वक्त गांधी खत्म हो रहा है। जाएंगे, गुजरात बिल्कुल आएंगे, आएंगे, राहुल गांधी जी आएंगे। गुजरात आएंगे और आपको फिर चुनौती तो देंगे। हमारे स्टार प्रचारक हैं, हम तो बुला रहे हैं कि जल्दी आइए आप। नहीं, हम तो कह रहे हैं अडवाणी जी को भी लाइए ना। मेरा वक्त खत्म हो हम गया तो कह रहे हैं अडवाणी जी को भी लाइए, उनसे भी चुनाव बहुत बहुत प्रचार शुक्रिया आप कराइए। दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, मुकाबला में शामिल होने के लिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।